घना जंगल, चारों तरफ आसमान छूते साल और सागौन के पेड़, उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर, मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुरानी खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन जहां मिट्टी का चूल्हा हमेशा राख से भरा रहता था। ये घर था सूरजवन जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव नवापुर के बाहर। उसी घर में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था काव्या और छोटी बहन का नाम था राधिका। कई साल पहले एक भयानक बीमारी ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया था। तब से ये छोटा सा घर और पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी दोनों बहनों के नाजुक कंधों पर आ गई थी। काव्या स्वभाव से गंभीर, शांत और समझदार थी। हर काम सोच समझकर करती, जबकि राधिका चंचल, मासूम और हंसमुख थी। मुश्किल हालात में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेती थी। उस शाम सूरज ढल चुका था। आसमान हल्का नारंगी हो रहा था। काव्या सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखे आंगन में दाखिल हुई। उसने गट्ठर जमीन पर गिराया और गहरी सांस लेते हुए बोली, देख राधिका, आज का गट्ठर कुछ ज्यादा ही भारी हो गया। पूरा जंगल छानना पड़ा। कल सुबह इसे बाजार ले जाकर बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो इस हफ्ते का राशन मुश्किल हो जाएगा। आज की दाल तू ही बना ले बहन, मेरे हाथों में जान ही नहीं बची। दीदी, आप हर बार मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो। कभी तो आप भी रोटियां सेक लिया करो ना। मैं भी तो आपके साथ लकड़ी उठाने जाती हूँ, मेरे हाथ भी दुखते हैं। अरे पगली, तू अभी छोटी है, तुझे हर काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी, घर संभालना, सब। जिंदगी आसान नहीं होती राधिका। अगर आज नहीं सीखेगी तो कल कैसे संभालेगी? हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत मन करता है कि माँ हमारे साथ होती। हम यूँ रोज रोज इतनी मेहनत ना करते। माँ हंसते हुए हमें गरम रोटियां परोसती और बाबा चौपाल से लौटते हुए हमारे लिए गुड़ की मिठाई लाते। कितना अच्छा होता ना। अरे तू फिर क्या वही बातें ले बैठ गई? भगवान ने माँ बाबा को हमसे जरूर छीन लिया, लेकिन हमें हिम्मत भी दी है। देख राधिका, ये जंगल हमारा दुश्मन नहीं, हमारा साथी है। जब रात में पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे बाबा हमें पुकार रहे हों। और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है, तो लगता है जैसे अम्मा यही पास बैठी हों, हमें दुआ दे रही हों। हम अकेली नहीं हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। दीदी, तुम ना हर बार मेरा डर ऐसे ही भगा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता। चाहे ये घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम पास हो तो मुझे ये किसी राजमहल से कम नहीं लगता। राजमहल नहीं है तो क्या हुआ, हमारा है। और जो अपना हो वही सबसे बड़ा महल होता है। उस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। चूल्हे पर दाल धीरे धीरे पक रही थी। बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी, उनका विश्वास और उनका प्यार एक अलग ही उजाला फैला रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। काव्या और राधिका ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और नवापुर गांव की ओर चल पड़ी। रास्ता घने सूरजवन जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी झाड़ियों में किसी जानवर की हल्की सी आवाज। राधिका थोड़ा सिमट गई। दीदी, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। डर मत, ये वही जंगल है जिसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बस अपने काम से काम रखो। कुछ देर बाद वे गांव पहुंची। चौपाल के पास से गुजरते हुए गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देख लिया। चौपाल पर बैठे थे गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति धर्मपाल काका। अरे काव्या, राधिका, आज फिर इतना भारी गट्ठर? तुम दोनों नन्ही लड़कियां ये सब अकेले कैसे ढो लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता क्या? काका, डर तो कभी कभी लगता है, लेकिन हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ हैं और ये जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। हाँ काका, पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी, और यही लकड़ियाँ हमें रोटी देती हैं। जो मिलता है हम उसी में खुश रहना सीख गए हैं। तुम दोनों सच में बहुत साहसी हो बेटियों।
भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब हमें चलना होगा काका, देर हो जाएगी तो बाजार बंद हो जाएगा। चल राधिका। दोनों बहनें लकड़ियों का गट्ठर संभालते हुए बाजार की ओर बढ़ गईं। लकड़ियां बेचकर जब काव्या और राधिका घर लौटी, तब तक आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बरसात का मौसम था और शाम होते होते तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश मूसलाधार बरसने लगी। बिजली चमकती, बादल गरजते और हवा ऐसे गूंजती मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। दोनों बहनें घर के अंदर सिमटकर बैठी थीं। छप्पर की खपरेलें तेज हवा से हिल रही थीं। दीदी, लगता है छप्पर टूट ही जाएगा। सुनो ना, बाहर पेड़ कैसे जोर जोर से हिल रहे हैं। अगर ये घर गिर गया तो हम कहाँ रहेंगे? डर मत राधिका, भगवान सब देख रहे हैं। और अगर ये घर टूट भी गया तो क्या हुआ, हम फिर से बनाएंगे, अपने हाथों से, अपने हौसले से। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। बिजली की चमक में दोनों के चेहरे उजाले और अंधेरे के बीच झिलमिला रहे थे। बारिश पूरी रात चलती रही। दीवारें भीग गई, मिट्टी नरम पड़ गई, लेकिन छप्पर जैसे जिद पर अड़ा था, वो टूटा नहीं। रात का खाना खाकर दोनों एक कोने में एक दूसरे से सटकर बैठ गईं। दीदी, अगर दीवार भी भीग भीग कर गिर गई तो हम सच में कहाँ जाएंगे? सुन राधिका, कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से इसी घर में माँ बाबा की यादों के साथ, नई उम्मीद के साथ जीना शुरू करेंगे। देख, छप्पर अभी भी खड़ा है, तूफान भी अब थम रहा है, बस हल्की सी बारिश बाकी। राधिका ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, लेकिन काव्या देर तक जागती रही। उसकी नजर कभी दीवारों पर जाती, कभी छप्पर पर। दोनों बहनों को पूरी रात अपने घर की चिंता सताती रही। अगली सुबह सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांकने लगीं। बारिश लगभग थम चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की दयालु और स्नेही महिला निर्मला काकी हालचाल पूछने आई थी। उन्होंने घर की हालत देखी, फिर राहत की सांस ली। अरे बेटियों, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे हरिदास काका को सारी रात तुम्हारी चिंता सता रही थी। सोच रहे थे इतनी तेज आंधी बारिश में तुम दोनों बच्चियां कैसे संभाल रही होंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही ये घर अब तक खड़ा है, और हम भी। और काकी, अब तो बारिश का मौसम भी लगभग खत्म होने वाला है। शायद अब डर भी थोड़ा कम होने लगेगा। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम दोनों कब तक इस जंगल के बीच अकेली रहोगी? कितनी बार कहा है हमारे घर आकर रहो। काकी, आप जानती हैं, ये घर और ये जमीन माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। जानती हूँ बेटी, इसलिए तो तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करते। चलो, अब मैं चलती हूँ। अरे काकी, थोड़ी देर रुकिए ना, चाय पीकर जाती तो अच्छा लगता। नहीं बेटी, तुम लोग अपना काम करो, मैं फिर आऊंगी। और वो चली गईं। बरसात का मौसम अब थम चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई थी। नवापुर गांव में हर साल की तरह मेले की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार भी लोगों के चेहरों पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। कारण था गांव का निर्दयी जमींदार भैरव सिंह और उसका साथ देने वाला मुखिया रघुवीर। दोनों मिलकर गरीबों से मेले के नाम पर जबरन चंदा वसूलते थे। उस सुबह काव्या और राधिका आंगन में अनाज सुखा रही थीं। चूल्हे पर राधिका ने दलिया चढ़ा रखा था। तभी दूर से 3 परछाइयां दिखाई दी। दीदी, देखो तो, वो सामने। क्या वो जमींदार भैरव सिंह और मुखिया रघुवीर नहीं है? यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा लेने नहीं, जबरदस्ती ऐंठने आए होंगे। चंदा नहीं दीदी,
लूट कहना चाहिए। कुछ ही देर में जमींदार भैरव सिंह, मुखिया रघुवीर और उनका नौकर गोपी आंगन में आ पहुँचे। आंगन में भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। भैरव सिंह के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और रघुवीर अकड़ते हुए उसके साथ अंदर आया। उनके पीछे नौकर गोपी खड़ा था। ओ काव्या, ओ राधिका, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ, मेहमान आए हैं। काव्या ने तुरंत आदर से हाथ जोड़ लिए। प्रणाम जमींदार जी, कहिए कैसे आना हुआ? भैरव सिंह ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, गांव का मेला आने वाला है। हर घर से चंदा लिया जा रहा है। गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। काव्या ने शांत लेकिन विनम्र स्वर में जवाब दिया। जमींदार जी, हम तो दो अनाथ बहनें हैं। जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि हम चंदा दे सकें। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ये सुनते ही भैरव सिंह का चेहरा तमतमा उठा। अरे ओ, हमें बहाने मत सुना। मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल चौपाल पर तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों गांव के काम में साथ नहीं देती। वह और भी तीखे स्वर में बोला, पिछले साल भी तुमने यही किया था, तब हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार नहीं। अब तक चुप खड़ी राधिका का धैर्य टूट गया। वो आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा और आवाज में हिम्मत थी। जमींदार जी, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो इसी गांव की बेटियां हैं। लेकिन जो लोग अपने पेट भरने के लिए भी संघर्ष करते हैं, उनसे आप सोना चांदी की तरह चंदा मांग रहे हैं। ये कैसा न्याय है? रघुवीर तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रहे लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्मानित लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? हम इस गांव के मुखिया हैं। हमें अच्छी तरह पता है किसके घर में कितना है। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए उसे मान लेना चाहिए। काव्या ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन पैसे देना हमारे लिए सच में असंभव है। भैरव सिंह और रघुवीर एक दूसरे को देखकर, सुना रघुवीर, ये लड़कियां हमें उपदेश दे रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात सुनकर हम चंदा छोड़ देंगे। वो अचानक सख्त हो गया। ध्यान से सुन लो, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अब राधिका का गुस्सा फूट पड़ा। अंजाम चाहे जो हो, हम अपना पेट काट कर आपका लालच पूरा नहीं करेंगे। आप बड़े हैं, इसलिए आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले में कम और आपके घरों में ज्यादा जाता है। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। गोपी भी सहम गया। भैरव सिंह और रघुवीर के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर दांत पीसते हुए बोला, भैरव सिंह जी, छोड़िए इन्हें। चलते हैं चौपाल, आज ही इनका नाम चढ़ाते हैं और मेले में इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा देते हैं। फिर देखेंगे गांव वाले इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। भैरव सिंह ने ठंडी सांस ली और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना लड़कियों, जमींदार की बात टालना इतना आसान नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तीनों मुड़कर चले गए। आंगन में गहरा सन्नाटा फैल गया। राधिका की मुट्ठियां भींची हुई थीं और काव्या की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हवा फिर से हल्की हल्की चलने लगी, लेकिन इस बार वो एक नए तूफान का संकेत दे रही थी। काव्या और राधिका देर तक खामोश खड़ी रहीं। हवा में एक अजीब सा बोझिलपन था, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा। दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं। अब सबके सामने और अपमान सहना पड़ेगा। डर मत राधिका, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर हम आज झुक गए तो कल ये जुल्म और बढ़ जाएगा। हमें डटकर खड़ा होना होगा, अपने लिए नहीं, हर उस गरीब के लिए जो बोल नहीं पाता। राधिका ने अपनी दीदी की आंखों में झांका और उसे वहां एक अटूट हिम्मत दिखाई दी।
हाँ दीदी, अब चाहे पूरा गांव हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। उस शाम दोनों बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई, लेकिन खाने का स्वाद जैसे कहीं खो गया था। दिलों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा या कोई उनकी सच्चाई को समझेगा? अगली सुबह काव्या और राधिका कुछ लकड़ियां लेकर गांव के बाजार की ओर जा रही थी। जैसे ही वे चौपाल के पास पहुंची, उन्होंने देखा भैरव सिंह और रघुवीर गांव के लोगों को इकट्ठा करके ऊंची आवाज में बोल रहे थे। सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारी शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम पूरे गांव में बदनाम कर दिया जाएगा। याद रखो, हमारा हुक्म टल नहीं सकता। चौपाल पर खड़े लोग सहमे हुए थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे निकाल दिए, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी रघुवीर की नजर काव्या और राधिका पर पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अरे देखो तो, ये दोनों बहनें भी आ गईं। जंगल के किनारे घर है, थोड़ी बहुत जमीन भी है, लेकिन मेला आए तो चंदा नहीं दे सकती। ऐसे लोग गांव में रहें या ना रहें, क्या फर्क पड़ता है? राधिका घबरा गई। दीदी, अब क्या करे, सब लोग देख रहे हैं। शांत रहे, आज सच सबके सामने आएगा। वो आगे बढ़ी और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम दो अनाथ बहनें हैं। जो मिलता है उसी से अपना पेट पालते हैं। ये बात यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है। हम हर साल मेले में सेवा करते आए हैं, इस बार भी करेंगे, लेकिन पैसे देना हमारे लिए संभव नहीं है। कृपया हमारी मजबूरी समझिए। भीड़ में हलचल हुई। काव्या ने आगे कहा, जब हमारे माँ बाबूजी थे तब वे हर साल चंदा देते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, मेहनत, सेवा और ईमानदारी, ऐसे नहीं। भैरव सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। क्या कहा? पैसा नहीं दोगी? मेला कोई बच्चों का खेल है क्या? अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगे तो मेला कभी न लगे। रघुवीर भी गरज उठा। और ऊपर से हमें समझाने चलिए, अपने आप को बहुत सयानी समझती है क्या? याद रख, तेरे घर की जमीन जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे रास्ते बंद करवा दे, फिर देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं रहा था। राधिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन काव्या का चेहरा और सख्त हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों का पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग आगे आएं, तो मेला और अच्छा होगा, लेकिन हम जैसी अनाथ बहनों से चंदा लेकर आप कौन सी इज्जत बढ़ाएंगे? हम मेहनत से कमाते हैं, किसी का हक नहीं छीनते। आप चाहें तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, लेकिन जबरदस्ती चंदा हम नहीं देंगे। काव्या की बात सुनकर चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी राधिका भी आगे बढ़ी और हिम्मत जुटाकर बोलने लगी। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम हर साल मेले में पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है, हमारी सेवा है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और सच कहूँ, बात सिर्फ चंदे की नहीं है। हर साल आप दोनों हमें इसी बहाने परेशान करते हैं। राधिका की यह बात सुनते ही भैरव सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। अरे ओ लड़की, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। थोड़ा धीरे बोल, अपनी औकात में रहकर बात कर। ये जो तू गांव वालों के सामने बहादुरी दिखा रही है ना, याद रख, बाद में यही लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे। उस दिन हम तमाशा देखेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। चौपाल पर खड़े लोग सहम गए, लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनके चेहरे पर सच्चाई और हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही हैं। इनका हाल पूरे गांव को पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं है। जो सेवा ये बहनें करती हैं, वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम।
तुम्हारी बातों से यहां कुछ नहीं होने वाला। यहां जमींदार का हुक्म चलता है, समझे? गांव की उन्नति में भैरव सिंह जी ने बहुत योगदान दिया है और तुम लोग बस जुबान चलाना जानते हो। मुखिया की कड़वी बातों के बाद भी इस बार भीड़ खामोश नहीं रही। धीरे धीरे गांव की औरतें भी आगे आने लगी। काव्या और राधिका सच्ची मेहनतकश है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए जमींदार जी। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर था, वहां अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी थी। भैरव सिंह और रघुवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब दबाव डाला तो पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। ठीक है, इन बहनों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली है उसका भला कभी नहीं हुआ। इतना कहकर भैरव सिंह या रघुवीर के साथ वहां से चला गया। जाते जाते रघुवीर ने काव्या और राधिका की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो उसकी आंखें कह रही हों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दीदी, ये लोग अब दुश्मनी पर उतर आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत राधिका, आज हमने सच कहा है और सच से पीछे नहीं हटते। अगर हम आज झुक जाते तो कल ये लोग और ज्यादा दबाव डालते। याद रख, सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर गांव हमारे साथ खड़ा रहा तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वालों ने डर के बावजूद बहनों का साथ दिया था। उनकी हिम्मत देखकर कई लोगों के दिल में उनके लिए सम्मान बढ़ गया था। लेकिन उस रात दोनों बहनें देर तक सो नहीं सकीं। बाहर जंगल की हवा पत्तों को हिला रही थी, सरसराहट की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनके दिलों में उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। काव्या जानती थी, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, लेकिन दोनों बहनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे के सामने बैठी थी और रात की बेचैनी अब शब्दों में बदल रही थी। दीदी, जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, वही चेहरा सामने आ जाता है। मुखिया की ठसक और जमींदार की आंखों की वो चुभन। जाते जाते वो कुछ कह रहे थे, जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला हो। मैं भी नहीं सो पाई राधिका। तू ठीक कह रही है। वो लोग इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नजर में इंसानियत नहीं, सिर्फ फायदा दिखता है। माँ बाबा ने इस जमीन के लिए जो मेहनत की थी, वही उन्हें खटक रही है। उधर नवापुर के दूसरे छोर पर भैरव सिंह के बड़े हवेली जैसे घर में एक गुप्त बातचीत चल रही थी। कमरे में भैरव सिंह, रघुवीर और उनका नौकर गोपी बैठे थे। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। हम कब से उस जमीन पर नजर लगाए बैठे हैं। याद है रघुवीर, जब उनके पिता जिंदा थे, मैं खुद गया था उस जमीन को खरीदने, लेकिन उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया था। आज तक वो दिन नहीं भूला मैं। और कल उसी अपमान को उनकी बेटियों ने फिर से जिंदा कर दिया। हाँ, अब मैं वो जमीन लेकर ही रहूंगा और उनसे अपना बदला भी पूरा करूंगा। भैरव सिंह जी, इसमें हमारा भी फायदा है। अगर काव्या और राधिका की जमीन हमारे हाथ लग जाए तो वहां आपका गैर कानूनी व्यापार और भी आराम से चल सकता है। अरे वही तो मैं कब से चाहता हूं, लेकिन अब तक हो नहीं पा रहा था। मेरे व्यापार के लिए वो जगह एकदम सही है और अब मेले के नाम पर ही हमें उन्हें वहां से खदेड़ने का मौका मिल गया है। और अगर गांव वाले भी उनके पक्ष में बोले तो हम सबके सामने थोड़े पैसे फेंक कर उन दोनों बहनों को उस जमीन से निकाल बाहर कर देंगे। वो जगह तो एकदम सही है, जंगल के पास है, कोई शक भी नहीं करेगा। यही सब योजना बनाकर उसी दोपहर भैरव सिंह और रघुवीर अपने नौकर गोपी के साथ बहनों के घर की ओर निकल पड़े। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगी। तुमने मेले में योगदान देने से मना करके पूरे गांव का अपमान किया है। अब बात सिर्फ चंदे की नहीं रही। अब या तो ये जमीन छोड़कर यहां से चली जाओ या फिर पूरी जिंदगी समाज से अलग थलग रहो।
और याद रखना, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो गांव का कोई इंसान तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये जमीन हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। आप लोग कानून और लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपकी नजर कई सालों से हमारी इस जमीन पर है, लेकिन सुन लीजिए, हम आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें गलती क्या है? वैसे भी तुम दोनों इस जमीन का करोगी क्या? आखिर में तो तुम्हें लकड़ियां ही बेचने जाना है। इससे अच्छा है ये जमीन हमें दे दो और कहीं और जाकर बस जाओ। हम तुम्हें अच्छे पैसे भी दे देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। ये हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहनों की अडिग जिद देखकर भैरव सिंह और रघुवीर के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। ठीक है, अब देखना मैं तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूं और कैसे तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल फेंकता हूं। फिर देखूंगा तुम कहां जाओगी और कैसे लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करोगी। इतना कहकर तीनों गुस्से में वहां से चले गए। उनकी बातों ने दोनों बहनों के दिल में डर बसा दिया था। घबराई हुई और चिंतित वे गांव के उस बुजुर्ग के पास गईं, जो उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानते थे, शिवलाल काका। क्या हुआ बेटियों? तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो। काका, वो जमींदार और मुखिया हमारी जमीन पर नजर लगाए हुए हैं। आज वो हमें धमका कर गए हैं, इसलिए हम बहुत डर गए हैं। बेटा, इन्हें डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जमीन के कागज हैं, उन्हें संभाल कर रखना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ आकर रहना चाहिए। तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं जानता हूँ, ये दोनों उस घर को कभी छोड़कर नहीं आएंगी। वहाँ उनकी यादें हैं, उनके माँ बाबा की परछाई हैं। ये दोनों भी बिल्कुल अपने पिता जैसी ही हैं। लेकिन बेटियों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। कई गांवों में उनकी चलती है, उनके फैसले के आगे कोई नहीं बोल सकता। हमारे गांव का मुखिया भी उनके ही इशारे पर चुना जाता है। काका, क्या ठाकुर जी हमारा साथ देंगे? चिंता मत करो बेटा, ठाकुर जी हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ और तुम दोनों बिल्कुल डरना मत। कुछ ही समय बाद शिवलाल काका तेज कदमों से ठाकुर वीरेंद्र सिंह के दरबार की ओर बढ़े। ठाकुर वीरेंद्र सिंह एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते थे। उनके फैसले निष्पक्ष होते थे और उनकी बात पूरे इलाके में मानी जाती थी। शिवलाल काका ने पहुंचते ही उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ठाकुर साहब, दोनों बहनें अनाथ हैं। उनके माँ बाप ने वर्षों तक मेहनत करके उस जमीन को संभाला था, लेकिन अब जमींदार भैरव सिंह और मुखिया रघुवीर उस जमीन को उनसे छीनना चाहते हैं। वे लोग पहले से ही कई गलत कामों में शामिल रहे हैं, कुछ अवैध व्यापार भी करते हैं, और वही जमीन उनके लिए सबसे सही जगह बन सकती है। इसलिए वे दोनों मासूम लड़कियों को लगातार परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना था कि भैरव सिंह की नजर किसी की जमीन पर है और वो वहां कोई अवैध काम शुरू करना चाहता है। लेकिन अब जब ये बात पुख्ता लग रही है तो हमें कदम उठाना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी तो कोई पक्का सबूत नहीं है ठाकुर जी, लेकिन वे लोग लगातार उन दोनों बहनों को परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन बहनों के पास उनकी जमीन के पूरे कागज भी मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को मेरे साथ भेज दें तो हम दोनों मिलकर उनके खिलाफ सबूत जुटा सकते हैं और सच्चाई आपके सामने ला सकते हैं। ठीक है, मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। भैरव सिंह की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। अगर उसने नकली कागज बनवाने की कोशिश की या उन दोनों बहनों को परेशान किया या किसी भी तरह का अवैध व्यापार शुरू करने का इरादा किया
तो मैं उसे तुरंत सजा दूंगा। ठाकुर जी, लेकिन उनके पास बहुत पैसा और दबाव है। अगर उन्होंने पटवारी को खरीद लिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम और मेरा आदमी मिलकर उनका सच सामने नहीं ला पाए तो मैं और लोगों को हर जगह तैनात कर दूंगा। गांव के रास्तों पर, पेड़ों के पास, हर कोने में दिन रात उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। और अगर जरा सा भी फर्जीवाड़ा हुआ तो मैं चौपाल में सारे कागज खोल कर रख दूंगा और वही न्याय होगा। उसी रात शिवलाल काका और ठाकुर वीरेंद्र सिंह का आदमी चुपके से जमींदार की हवेली के पास निगरानी कर रहे थे। अंधेरे में छिपकर उन्होंने भैरव सिंह और रघुवीर की बातचीत सुनी। अरे रघुवीर, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा। हर दिन मेरा नुकसान बढ़ता जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों लड़कियों की जमीन चाहिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। हाँ, सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, दोनों लड़कियां बहुत जिद्दी हैं, आसानी से मानने वाली नहीं है। कैसे नहीं मानेंगी? हर इंसान की एक कमजोरी होती है। अब उन्हें उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। आज रात ही चलकर दोनों को घर से निकाल फेंकते हैं। बहुत जुबान चलने लगी है उनकी। अब हम हाथ चलाएंगे, फिर देखता हूं डर के मारे अपनी जमीन कैसे नहीं देती। जैसे ही भैरव सिंह अपनी खतरनाक योजना बता रहा था, तभी अंधेरे से दो परछाइयां बाहर आईं। वो थे शिवलाल काका और ठाकुर वीरेंद्र सिंह का आदमी। हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। उन बच्चियों को अकेला समझ रखा है क्या? ये देखो, ठाकुर वीरेंद्र सिंह का आदमी, अब तुम दोनों की खैर नहीं। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। मेले के नाम पर कैसी कैसी गलत योजनाएं बनाते हो और अकेली लड़कियों को परेशान करते हो। ये सुनते ही भैरव सिंह और रघुवीर के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे उन्हें अचानक एक बड़ा झटका लगा हो। शिवलाल काका और ठाकुर का आदमी बिना समय गवाए तुरंत वहां से निकल पड़े ताकि यह खबर सीधे ठाकुर वीरेंद्र सिंह तक पहुंचाई जा सके। शिवलाल काका और ठाकुर का आदमी तुरंत जाकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह को सारी बात बता देते हैं। यह सब सुनकर ठाकुर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। ठीक है, अब समय आ गया है। मैं फैसला करता हूँ, कल चौपाल में सबके सामने सच रखा जाएगा। पूरे गांव के लोगों को वहां इकट्ठा किया जाए। मैं पहले से ही उनके इरादों को समझ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। अब जब मेरे अपने आदमी ने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, तो मैं उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चौपाल में सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर होगी। अगली सुबह चौपाल पर पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई जानना चाहता था आखिर आज क्या होने वाला है। भैरव सिंह और रघुवीर को भी बुलाया गया। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। तभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह उठे और उनकी भारी आवाज पूरे चौपाल में गूंज उठी। भैरव सिंह, रघुवीर, तुम दोनों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गांव में डर का माहौल बनाया है, लेकिन आज इस चौपाल में सच और झूठ का फैसला होगा। अगर तुम दोनों खुद से सच स्वीकार कर लो तो सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर मुझे सबूतों के साथ सच उजागर करना पड़ा तो अंजाम बहुत गंभीर होगा। चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। भैरव सिंह और रघुवीर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। वे जानते थे कि ठाकुर को सब कुछ पता चल चुका है और पिछली रात की घटना सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। दोनों डर और शर्म के मारे ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उन दोनों बहनों से चंदा मांगकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। वाह, माफी भी कितनी सफाई से मांग रहे हो, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। सच बोलो, तुम लोग चंदे के नाम पर उन अनाथ बहनों को इसलिए परेशान करते थे ताकि उनकी जमीन हथिया सको और वहां नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार शुरू कर सको। ये सुनते ही पूरे चौपाल में खुसर पुसर शुरू हो गई। भैरव सिंह और रघुवीर के सिर शर्म से झुक गए।
अब उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब ऐसे सिर झुकाकर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले पूरे गांव से माफी मांगो और उन दोनों बहनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो। और सुनो रघुवीर, आज से तुम्हें मुखिया के पद से तुरंत हटाया जाता है। और भैरव सिंह, तुम्हारी सजा यह है कि इस साल के मेले का पूरा खर्च तुम अकेले उठाओगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि गांव की सेवा क्या होती है। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं वादा करता हूं अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कृपया मुझे मुखिया पद से मत हटाइए। हाँ ठाकुर जी, मैं भी पूरे मेले का खर्चा अकेले नहीं उठा पाऊंगा। ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम दोनों पर दया कीजिए, हम आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे ये सब नहीं सुनना, बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। अब तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी हरकतों को पहले से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उनके आदेश पर भैरव सिंह और रघुवीर को सबके सामने काव्या और राधिका से माफी मांगनी पड़ी। रघुवीर को मुखिया पद से हटा दिया गया और भैरव सिंह को पूरे मेले का खर्चा अकेले उठाने की सजा दी गई। दोनों चाहकर भी ठाकुर का आदेश टाल नहीं सके और मजबूरी में उन्हें ये फैसला मानना पड़ा। कुछ समय बाद जब गांव के सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, काव्या और राधिका ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास आईं। उनकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान साफ झलक रहा था। आपने आज हमें सिर्फ न्याय ही नहीं दिया, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बचा ली। आप बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं ठाकुर जी। हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने आज हम दोनों बहनों का उद्धार किया है। अगर आप नहीं होते तो ये जमींदार और मुखिया हमें हर साल यूं ही परेशान करते रहते। अगर आज आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम अपना घर और सब कुछ खो देते। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा कर्तव्य है। कई गांव मुझ पर भरोसा करते हैं और उसी भरोसे को निभाने के लिए मैं हमेशा सबकी मदद करता हूं। और अगर धन्यवाद देना ही है तो अपने शिवलाल काका को दो। असली श्रेय इन्हीं को जाता है, जिन्होंने तुम्हें न्याय दिलाने के लिए कदम उठाया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें शिवलाल काका जैसे अपने मिले। भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा खून के रिश्तों से भी बढ़कर साथ निभाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। हाँ काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम दोनों? अपने लोगों को भी कोई धन्यवाद कहता है क्या? मेरा और तुम्हारी काकी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ था और हमेशा रहेगा। बस इतना शुक्रिया बोलकर हमें शर्मिंदा मत करो बेटियों। काका की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर सब हंसी खुशी अपने अपने घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर काव्या और राधिका ने राहत की लंबी सांस ली। उनका घर, उनकी जमीन और माँ बाबूजी की यादें, सब कुछ सुरक्षित था। ये सोचकर उनके मन को एक गहरी शांति मिली। देख बहन, मैंने कहा था ना, सच का रास्ता भले ही कठिन होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। हम हमेशा माँ बाबूजी के दिखाए रास्ते पर चलते आए हैं, इसलिए आज भगवान ने हमारी लाज भी रख ली और हमारा घर भी बचा लिया। आगे भी न जाने कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें ऐसे ही डटकर उनका सामना करना होगा। हाँ दीदी, आप हमेशा से सही होती हैं और आज माँ बाबूजी भी हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। उन्हें हम पर गर्व हो रहा होगा। सही कहा बहन, जहाँ भी होंगे माँ बाबूजी हमें देखकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। समय के साथ इन दोनों बहनों ने हर कठिनाई का सामना किया और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके इसी साहस और सच्चाई के कारण अब उनके जीवन में परेशानियां कम होने लगी थीं और गांव में उनका सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था।